अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, जो इस वक्त सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ को लेकर इस वक्त एक दूसरे के साथ आप समझ सकते हैं कि सींग फंसा कर बैठ गए हैं। जो सिचुएशन हमारे सामने है, अमेरिका ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि जो ईरान की तजवीज़ थी कि पहले अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो खोल ली जाए और उसके बाद बाकी न्यूक्लियर मामलात हैं, यूरेनियम के मामलात हैं या दीगर मामलात हैं, उन पर बात कर ली जाएगी। लेकिन अमेरिका ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, यानी बाज़ाब्ता तौर पर अब ये बात सामने आ चुकी है। नाज़रीन, अमरीकी खबररसां इदारा है एक्सियोस, उसने दावा किया है कि जो अमेरिका है वो वहाँ पर जो सेंटकॉम ने एक जिसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान दिया है हमलों का, लेकिन वो हमले बहुत ताकतवर होंगे जो आज शायद जो अमरीकी सदर हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी जो अमेरिका ने जब ये आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है इसको खोलने की जो तजवीज़ है वो मुस्तरद की, तो ईरान की तरफ से भी सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। पासदारान इनकलाब जो है वो कह रहे हैं कि अमरीकी जो हमला है अगर वो होता है तो उसका जो है ना, एक तो ना सिर्फ तवील बल्कि इंतहाई तकलीफ़ देने वाला जो है वो जवाब दिया जाएगा। अब ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो ये समुद्री गुजरगाहें या जो आबी गुजरगाहें हैं इस पर दुश्मन के रुकावटें जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे ये एक अलग डिबेट है। अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि टेलीफोन पर ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अब ये सिचुएशन जो है सख्त बयानात एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो बीच में इस तरह की बात भी है कि मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत चल रही है, बैक एंड पे यकीनन बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये जो सख्त बयानात हैं क्या सिर्फ ये एक दूसरे के वाटर टेस्ट करने वाला मामला है, ये असाबी जंग है, या एक्चुअली मामलात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब ने, दिफाई तजिया निगार हैं, डॉक्टर इरफान फ़ानी जो है माहिर आलमी अमूर हैं, और इसार राना साहब जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर इरफान आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त जो बयानबाजी है या जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये एक्सियोस के ज़रिए रिपोर्ट्स बाहर निकाली जाएं, अमेरिका मीडिया के ज़रिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या आपको लगता है कि वाक़यातन मामलात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है, ये बात हो रही है कि ये जो जंग है इसकी नाकाबंदी जो है ये कोई कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बनती नजर, कोल्ड वॉर नहीं कह सकते बट लेकिन 2-3 हफ्ते अगर जारी रही तो ये उस तरह का कोई सिनारियो डेवलप हो रहा है। देखिए शाह साहब, इस वक्त ना 2-3 सिनारियो एक ही वक्त में हमारे पास मौजूद है। एक सिनारियो वो है जो कि हम ईरानी एंगल से देखते हैं कि ईरान ये समझता है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेगा और उधर से नेवल ब्लॉकेड भी जो है वो भी अगर जारी रहता है तो अल्टीमेटली हर गुजरते दिन के साथ दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर ऐसे दूर रस असरात मुरतब होंगे कि अल्टीमेटली अमेरिका को दबाव में आना पड़ेगा और अमेरिका विल ब्लिंक फर्स्ट अल्टीमेटली। और फिर अमेरिका के अंदर से जिस तरीके से आज आपने देखा कि कैपिटल हिल के अंदर जिस तरीके से पीट हेगसेथ को ग्रिल किया गया है कांग्रेसमैन की तरफ से, और जिस तरीके से उनसे 1.4 ट्रिलियन डिफेंस के बजट में उन्होंने उनसे मजीद जो बजट के तौर पर मांगा है, और कोई $25 बिलियन जो हैं वो टैक्स पेयर जो अमेरिकन हैं उनके ऊपर मजीद लागू, मतलब जंग में उनका खर्चा हो चुका है। तो ईरान ये समझ रहा है कि इस तरह का वो जो दबाव है वो अल्टीमेटली अमेरिका को नीज पे ले आएगा और वो फिर ईरानियन कंडीशन के ऊपर जो है वो जंग बंदी की तरफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकन एंगल है, अमेरिका ये समझता है कि हमने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है और ईरान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो डिलीवरी कैपेसिटी है गैस को लेकर और ऑयल को लेकर वो हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म हो रही है। और अल्टीमेटली जो अपने पुराने और ओल्ड एम्प्टी बोर्ड्स हैं उनको निकाल के जो ईरान है उन पे जो है वो ऑयल से वो भर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑयल को स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी मौजूद नहीं है और डिलीवरी भी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। और 10 या 12 दिन के बाद वो लम्हा आ जाएगा जब ईरान जो है उसके पास ऑप्शन नहीं होगी और वो ईरान विल ब्लिंक फर्स्ट। और अल्टीमेटली इन दोनों के इस एक दूसरे को हराने के चक्कर में दुनिया की जो इकोनॉमी है और दुनिया की माईशत का जो टाइटैनिक है ना वो डूब रहा है, आइसबर्ग के साथ वो टकरा चुका है
और अल्टीमेटली जैसे हमने क्यूबन क्राइसिस मिसाइल के अंदर एक मैड का फिनोमिना जिसको म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का फिनोमिना, इस वक्त कलेक्टिव अश्योर्ड जो डिस्ट्रक्शन है ना, उसका फिनोमिना इमर्ज हो रहा है। दो मुल्क तो उनका जो नुकसान होगा वो होगा, जो आलमी माईशत का नुकसान होगा वो शायद दोबारा से 2008 वाली या 1920 वाला मेरा ये सवाल है डॉक्टर इरफान साहब, एक सवाल जरूर है, मैं चाहूंगा कि पहले उसको भी आप जरूर एड्रेस कर लें कि ये ईरान तो समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है, हम जानते हैं कि मुआशी तौर पर अमेरिका बहरहाल ईरान से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये जो मुआशी लड़ाई है दुनिया पे जो इम्पैक्ट कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ईरान सर्वाइव कर पाएगा? अमेरिका के तो और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिससे जो वो हैंडल कर सकता है बीइंग अ सुपर पावर, लेकिन क्या ईरान सर्वाइव कर सकता है? देखिए, ईरान जो है ना उसके पास स्पेन को बर्दाश्त करने का तजुर्बा 44 साल का है। इससे पहले 1980 से लेकर 1988 तक इराक के साथ जंग होती है और उस जंग में भी मगरिब और रीजनल पावर जो थी वो इराक की साइड पे खड़ी थी और रेवोल्यूशन के फौरन बाद की डिस्ट्रक्शन भी थी, लेकिन ईरान सर्वाइव कर गया। उसके बाद आप देखते हैं कि उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक जो है उनके साथ रिलेशंस को खत्म किया जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं, वो प्राइमरी हो वो सेकेंडरी हो, ईरान सर्वाइव कर गया। पिछले साल 22 जून को जो 25 जून में ये जंग हुई और 12 रोजा जंग करने के बाद ईरान फिर सर्वाइव कर गया और 40 दिन के बाद आपने जंग में देखा कि अभी तक ईरान ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल इनफ स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया है और ईरान के पास इस पेन को बर्दाश्त करने की, इंड्योर करने की ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि ईरान के पास खोने को ऐसा वो कुछ नहीं है जो अमेरिका के पास है। क्योंकि ईरान जो है वो ऑलरेडी कोई $200 बिलियन का नुकसान जो है तखमीना जो लगाया गया है ईरान के अंदर वो मौजूद है। जनवरी 2026 के अंदर भी आपको पता है कि 1.5 लाख ईरानियन रियाल जो था वो $1 के बराबर था और अब तो वो बिल्कुल फ्री फॉल पे, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, उस तरफ जा रही है। तो ईरान ने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ना, उसकी फिलॉसफी ही रेजिस्टेंस है, मुजाहमत है। और मेरा यह ख्याल है कि ईरान जो है इस पेन को ज्यादा देर तक इंड्योर कर सकता है एज कंपेयर टू द अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक, एयर मार्शल साहब, यही सवाल मैं आपके साथ भी इसलिए ज़रूरी है करना कि सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझा जाए कि क्या ईरान वाक़तन 60 दिन गुजर चुके हैं, टेक्निकली तो 60 दिन पूरे हो चुके हैं 28 तारीख को। अब मामला ये है कि ये जो सिचुएशन है, अमेरिका के अंदर भी प्रेशर है, बाहर से भी बहुत प्रेशर है, दुनिया बहुत परेशान है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये है कि अगरचे के फ़ानी साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि ईरान जो है वो उसकी शायद कह लीजिए ग्रूमिंग या उसकी जो पिछले 40 साल की तपस्या यही है कि वो इस पेन को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन हमने पिछले साल आपको याद होगा कि देखी थी, जो इन्फ्लेशन की वजह से जो वहाँ पर हंगामे फूटे थे और जिस किस्म का मामला हुआ था, क्या अब भी ईरान इस पोजीशन में है कि वो अगर ये प्रोलॉन्ग करता है ये सारा मामला तो वो उसको सर्वाइव कर पाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं फानी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो उन्होंने ईरानियन साइड ने जो कुछ अचीव किया है अब तक, उन्होंने सिर्फ अपनी सर्वाइवल की जंग की है और दुश्मन को जिस कदर वो इन्फ्लिक्ट पेन कर सकते थे वो उन्होंने की। स्टेक्स जो है वो अमेरिकन साइड पे ज़्यादा है और प्रेशर्स भी, वो डोमेस्टिक प्रेशर हो, एलाइज का प्रेशर हो, इकोनॉमिक जो है कंस्ट्रेंट्स हो, वो अमेरिका के लिए ज़्यादा कंसर्न है, ईरान के लिए नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये इम्कान कम है, अब बिल्कुल इसको यकसर रद्द तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में अगर किसी चीज़ की श्योरिटी है तो वो यही है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। जी, ये चीज़ That is the only thing one can predict. One can say with guarantee जी। तो इसलिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमूमी जो एक जर्नली आप कह लें कि अगर हम लॉजिक से जाएं तो स्टेक्स के एतबार से अमेरिका के स्टेक ज़्यादा हैं, ईरान के कम हैं। तो इसलिए ये शायद ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने की
कोशिश अब है। मेरा सवाल ये है, जी यहीं पे मेरा सवाल ये है कि ये अगर इफ इट्स एसाबी जंग है, अगर ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने का टैक्टिक है, आपको क्या लगता है कि ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखें खास तौर पर, क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि ताकतवर लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से हमले किए जा सकते हैं ईरान पे, जिसका एक प्लान तैयार किया गया, मंसूबा, और वो दिया जा सकता है। आज अमेरिकी सदर को पेश किया जा रहा है, आज कहा जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो मामला है, अगर इन केस कि ये सीज फायर टूट जाता है और यूएस अटैक करता है, तो उसके बाद जो सिचुएशन होगी, क्या उसके अंदर आप समझते हैं कि अमेरिका जो है वो उसको कोई जो हासिल करना चाहता है, क्या वो हासिल कर पाएगा, या ईरान ने जिस तरह की रेजिस्टेंस दी है, और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसको हराना एज सच, और ख़ासतौर पर ग्राउंड ट्रूप्स के लेवल के ऊपर तो हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या इस सारे प्रेशर को माउंट करने हमलों के बाद क्या ईरान जो है उन टर्म्स पे आ सकता है जो यूएस की हैं? मेरा जवाब, इसका मुख्तसर जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होती तो अमेरिका ये ऑप्शन आज से 4 हफ्ते पहले कर चुका होता। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, ना वो न्यूक्लियर ऑप्शन पे जा सकते हैं, और एट बेस्ट वो यही कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक जो है प्रेशर बिल्ड किया जाए थ्रू इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, कि उनके जो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं, उनके बेसिकली ऑयल एंड गैस के रिलेटेड जो हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कि वो पहले ऐलान भी अमेरिका ने कई दफ़ा किया है, तो उस तरह के टारगेट लेके मजीद तबाही कर दी जाए। लेकिन ये सारा कुछ करके भी क्या वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। देखें, अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ बंद तो कर सकता है, जो उसने ऑलरेडी की हुई है, ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगा के, लेकिन वो उस जगह पे अंदर नहीं जा सकता जहां ईरान ने बंद की। ईरान को एक कुदरती एडवांटेज है अपनी लोकेशन की, और अमेरिकन नेवी बहुत दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन वो ब्लू वाटर नेवी है, वो खुले समुद्रों में लड़ने वाली नेवी है। यहाँ पे वो सारी फोर्स एप्लीकेशन हो नहीं सकती। आप देखें ना, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ थी कैरियर ग्रुप्स, उनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा कैरियर ग्रुप हैं। हर एक कैरियर जो है वो समझे एक फ्लोटिंग आइलैंड है अमेरिका का, एक गैरिजन है, एक एयर बेस है, जहाँ से वो 100 से ज्यादा फाइटर्स, 600-650 उनके वहां पे उस पे ह्यूमन रिसोर्स होता है वो। लेकिन वो इस जंग में कहीं फैक्टर ही नहीं हुआ। जो आए भी वो भी जो है, जब एक तो हमलों की उनके ऊपर बात हुई ड्रोन की, तो वो वापस चले गए। तो वो तो उनके लिए लायबिलिटी है इस तरह की जंग में। देखिए, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस सारी चीज को इस्तेमाल करने के लिए वो एनवायरनमेंट भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, वो आप अपने पास रख लें सारा कुछ, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मतलब आपका जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, अगर हम इसको यूं समझें कि फर्ज करें इस वक्त दोनों ताकतें जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के मौजूद हैं। फिलहाल कोई ऐसा मिलिट्री सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा। बातचीत से भी बात, अगर वो होता तो वो हो चुका होता। ठीक है इसार राना साहब, ये जो मामला है अब ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, फर्ज कीजिए इस सारे किस्से का, और मुज़ाकरात भी हमें किसी साइड पे फिल वक्त नजर नहीं आ रहे, चाहे मुज़ाकरात के ऊपर असाबी जंग हो रही हो, चाहे टैक्टिक्स मुख्तलिफ तरह के आजमाए जा रहे हों। ये जो सब कुछ हो रहा है, ईरान कैन सर्वाइव, यूएस कैन सर्वाइव, लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है राणा साहब, वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। कहने को अभी उस तरह का शोर नहीं है, ना मैं कोई ऐसा पैनिक क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर ऑयल प्राइसेस जो हैं उसका जो मामला हमारे सर पर है, महंगाई 30% से भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर ये स्टैंड ऑफ चलता रहा, ये कुछ और 1-2 हफ्ते चला, तो उसके बाद इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो पाकिस्तान को बेयर करना शुरू कर देगा, और उसकी वजह से हमारी बरामदात पे असरात होंगे, हमारी खुराक पे असरात होंगे, हमारे अशियाई ज़रूरियाँ महंगी होंगी, हमारी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उसकी वजह से उसकी इनपुट्स महंगी हैं, ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। सो
इसके बड़े स्वीयर किस्म की इम्प्लीकेशंस जो है वो पाकिस्तान पर भी आ सकती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत सफारती कोशिश की, अब क्या रास्ता है इस सारे मामले को सॉल्व करने का? अच्छा देखें, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को तो कोई दुनिया की ताकत डिनाई नहीं कर सकती, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश की कि जंग जो है वो किसी तरह टल जाए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद हमने, आई डोंट नो, कि अमेरिका को संभलने का मौका दे दिया, और अब अमेरिका फिर से अपने हवास जो हैं वो बहाल करके और नई ताकत से ईरान पे हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये जंग कंटिन्यू रहती तो हो सकता है कि अब तक इसका कोई रिजल्ट निकल आया होता, लेकिन वो ट्रम्प साहब के फरमाइश पे हमने ट्वीट किया जंगबंदी का, और फिर उसके बाद ट्रम्प साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, और जो अब होने जा रहा है वो भी अब आप बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को ये बात तो खैर समझ आ गई है कि फौज की ताकत से उसने आज तक दुनिया में कोई मुल्क जो है वो नहीं जीता, हमेशा मार खा के जूतियां खा के भागा है। अफगानिस्तान, वियतनाम, कहीं पे भी गया उसे जूतियां पड़ी और वहां से भागा है वो, और ईरान में भी उसके साथ यही हुआ और दोबारा भी यही होगा। तो ये बात ठीक है कि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और दोनों के दरमियान राब्ते भी हैं, और मुज़ाकरात इसी तरह होते हैं कि खामोश डिप्लोमेसी काम कर रही होती है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके ये ब्रेक थ्रू होना है। ये जंग अमेरिका को भी पता है कि जंग से उसके तमाम मसाइल हल नहीं होंगे, ईरानियों को भी पता है कि जंग करके उन्हें मजीद नुकसान ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि थोड़े दिनों में कोई इनके दरमियान खामोश कुछ चीज़ों में, क्योंकि अभी भी सिफारतकारी चल रही है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और सालसी में अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो बढ़के मारता है ट्रंप काली ऐनक लगा के क्लाशनोव को पकड़ के, तो मुझे अमरीकियों पे तरस आता है कि उनको कैसा मस्खरा सदर मिल गया। दूसरी जानिब एक सदर जिसको देखे तो उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि रूहानियत टपक रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है रूहानियत और शैतानियत का मुकाबला हो रही है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह खामनेई साहब भी मंजर आम पे आ गए हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है, बड़ी खुशाइन बात है। तो आप लिख लीजिए मेरी बात कि जल्द या बदेर अमेरिका किसी मुआहदे के ऊपर ही बात खत्म करेगा, और वो मुझे लगता है कि सिर्फ अब जो चीज़ें अड़ गई हैं उसमें एक तो यूरेनियम का है, क्वांटिटी का इशू जो है वो है, एक ईरान की तरफ से इस बात का है कि जी आप मुझे श्योरिटी दें कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, और तीसरा ये है कि जो इमरान ज़र तलाफी मांग रहा है उसका कोई हल, या आपने अहमद वगैरह तो एक टैक्टिस है ना बस प्रेशर डेवलप करने के, ये तो टूल है। लेकिन ये तीन चीज, हाँ ये तीन चीजें हैं, इनमें जहां पे भी बात तय हो गई मामला सीधे हो जाएगा। ठीक है फानी साहब, ये जो बात कर रहे हैं इसार राना साहब, सफारतकारी तो पाकिस्तान ने बहुत करके देख ली, कोशिश भी की हर तरह से मुमकिन बनाने की, क्योंकि हम फैसिलिटेटर थे, हम फैसिलिटेट कर रहे थे। स्टैंड ऑफ, इस राणा साहब का कहना यह है कि ये शायद स्टैंड ऑफ हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन साथ ही हमें यह भी मालूम है कि कल ये खबर भी आई थी कि तवील नाकाबंदी के लिए भी ट्रंप साहब ने अपनी इंतजामिया को कह दिया है कि आप तवील मुद्दती जो नाकाबंदी है उसके लिए प्रेपरेशन शुरू कर दें। एक साइड पे हमलों की बात हो रही है, दूसरी साइड पे प्रेपरेशंस की बात हो रही है। ऐसे में जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, फ़र्ज़ कर लें कि हम इसको हम कह देते हैं कि जी एडवांटेजेस के हिसाब से दोनों ताकतें इस वक्त बराबर भी हैं, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है जिसकी तरफ आप बात कर रहे थे, ज़रा उसको थोड़ा एलैबोरेट करके बात करें कि हम जैसे ममालिक जो हैं, ईरान के ऊपर मुआशी फंदा तो लगाया है अमेरिका ने, लेकिन हमारे लिए भी तो मसाइल जो हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हमें तो अपनी पड़ गई है। कल वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि हमारी तो 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई। तो इससे कैसे नबर्द आज़मा होगी दुनिया? निशात साहब देखें, इस जंग के सिर्फ मुआशी नुकसानात ही दुनिया के सामने नहीं हैं, हर मुआशी नुकसान जो है वो अपने साथ एक सियासी नुकसान भी लेके आ रहा है। आप देखते हैं कि जीसीसी सारी की सारी उसकी फाउंडेशन हिल चुकी है, यूएई जो है वो आपको ओपेक से निकलता हुआ नजर आ रहा है, यूएई और सऊदी अरेबिया बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं,
इजराइल जो है वो आयरन डोम सिस्टम जो है वो यूएई को दे चुका है, और इजराइल की फोर्सेज इस वक्त ट्रूप्स की शक्ल में यूएई में मौजूद हैं। और इस जंग का जो लॉस यूएई को हुआ, इसी वजह से उसने $3.5 बिलियन जो है वो पाकिस्तान से भी डिमांड की है। और इसी तरीके से जो आउटफ्लो हुआ है यूएई का, बाहर से जितने भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट लोगों ने यूएई के अंदर की हुई थी, वो सारे के सारे अपना पैसा लेके हांगकांग चले गए या दूसरे ममालिक में चले गए, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी के हवाले से गल्फ कंट्रीज का एक इमेज बना हुआ था कि ये सबसे आज उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए आज नए ऐलानात भी किए हैं। उन्होंने इसी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने, यानी इसका आउटफ्लो कंट्रोल करने और नई इनफ्लो के लिए उन्होंने खासी मुराद जो है वो इन्वेस्टर्स को दी है। आज ही अनाउंसमेंट हुई है उनकी। जी, असल में ये है कि जो जितना भी ये खित्ता है ना गल्फ कंट्रीज, ये सारे के सारे इनकी जो इकोनॉमी है वो 3-4 चीजों के ऊपर बेस करती है। एक सबसे पहले वो तिजारत है, सयाहत है, एविएशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, अब ये वो चारों चीजें हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो सिक्योरिटी के साथ है। अगर वहां पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो वहां पे टूरिस्ट नहीं आएंगे। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज थे, इनके बजट का कोई जीडीपी का 30 to 40% जो है वो डिक्लाइन आ चुका था। इसी तरह से जब 2014 के अंदर सऊदी अरेबिया और रशिया के दरमियान ये ऑयल के हवाले से एक कॉन्फ्लिक्ट चला था, और आपने देखा कि उस वक्त भी एक तरह से रिसेशन की तरफ कुछ ममालिक चले गए थे, तो 90% 95% जो उनका जीडीपी है वो बेस ही हाइड्रो जो कार्बन इकोनॉमीज हैं उसके ऊपर ये करता है। और क्योंकि ये हैं ही इनका ओवर रिलायंस है इन चीज़ों के ऊपर, तेल के ऊपर और गैस के ऊपर, और इस वक्त ये सारे का सारा जो खित्ता है वो अपने ओवर रिलायंस को मिनिमाइज करके कुछ एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की तरफ जा रहा है। आप सऊदी अरेबिया के अंदर विजन 2030 देखते हैं, जिसके अंदर वो स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, फिर रिलीजियस टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन और सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके पास अभी तक रेड सी मौजूद है, बाबल मंदेब के को इस्तेमाल करके वो अभी तक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो इराक है, जो आपके पास यूएई है, कतर है, कुवैत है, यूएई के पास भी फुजैरा से तो है पाइपलाइन, फुजैरा पाइपलाइन है उसके पास। बिल्कुल, और बहुत बड़े जो हमले हैं ईरान की तरफ से, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमले ईरान ने हमारे ऊपर किए हैं। और यही वो वजह है जिसने आके जो ना सिर्फ इलाकाई सियासत को हिला के रख दिया है, सारे की सारी जो पावर्स हैं ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअसेस करेंगी, रीअसेसमेंट के बाद रीअलाइनमेंट होगी, रीअलाइनमेंट के बाद रीपोजिशनिंग होगी, और रीपोजिशनिंग के बाद एक नया स्टेटस को जो है वो इलाकाई तौर पे जन्म लेगा। ये तो मैं बात कर रहा हूँ इलाकाई तौर पर। अब जरा आ जाए ग्लोबल आप चेंजेस की तरफ। अमेरिका जो है वो इस वक्त वो जो ये कह रहा था कि IRGC जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और बला बला जो प्रोपेगेंडा आपको नजर आ रहा था, लेकिन यही जो पीट हेग्सेथ है इसने अपने जनरल्स और एडमिरल्स जो हैं उनको साइडलाइन किया है या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा मांग लिया है। ईरान के अंदर से किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया। अगर ईरान की जो जितनी भी टॉप लीडरशिप है, अराक्ची साहब हैं, वाकर कालीबाफ साहब हैं, बाकी जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, सारे के सारे अपने ओहदों के ऊपर कायम हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इस वक्त जो पोलिटिसाइजेशन है मिलिट्री की, वो चीज जो कल तक हम जो मिडिल पावर्स होती थी उनमें देखते थे, या जो बैकग्राउंड जो बैकवर्ड कंट्रीज थे वहां पे देखते थे कि मिलिट्री को पोलिटिसाइज किया जाता था, तो आज वहां पे अमेरिका के अंदर उनकी मिलिट्री की पोलिटिसाइजेशन का आगाज हो चुका। ये तो मैं इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे आके पीट हेग्सेथ जो है वो डेमोक्रेट्स के लोगों को, और वो लोग जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन से है लेकिन ईरान जंग के खिलाफ हैं, उनको उसी तरह के इल्जामात का सामना है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हम गद्दारी के इल्जाम उन लोगों पे लगा देते हैं। जो वो जेडी वैंस के बारे में भी खबर आई कि जेडी वैंस साहब ने बाकायदा वो जो मुशीरों की मीटिंग हुई थी कौमी सलामती के, उसके अंदर सवाल उठाया है कि जो आदाद शुमार आप सदर को दे रहे हैं क्या वो वाकई दुरुस्त हैं, यानी जो ये नेवी से मुताल्लिक या जो ये कह रहे हैं कि तबाही कर दी। मैं चाहूँगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है फानी साहब, मैं जब ब्रेक से वापस आते हैं तो एक्चुअली ये जो बात कही गई है यूएई की,
और ख़ास तौर पर ये जो आयरन डोम ट्रांसफ़र किया गया है, जो एयर वाइस मार्शल साहब हैं उनसे पूछेंगे कि ये जो डोम वहाँ पे ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के अंदर तो कामयाब नहीं हुआ, तो क्या ये यूएई को बचा लेगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे खलीजी ममालिक में जितनी अमरीकी जो थी अड्डे बने हुए थे, क्या उन अड्डों ने कोई फ़ायदा दिया उन खलीजी ममालिक को? क्या वो बचा सके हमलों को? जो सूरत हाल है वो सारे जानते हैं। तो क्या ये आयरन डोम जो है ये सिर्फ पैसे बनाने वाला मामला है या वाकई ये दुबई को या यूएई को कोई फ़ायदा दे सकता है? अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम यूएई का जो मामला है, इसराइल ने उसको आयरन डोम पहुंचाया है और जो बात कही जा रही है कि वो ओपेक से भी निकल गए, अगरचे मेरी राय तो ज़रा डिफरेंट है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो वहाँ से निकलना इसलिए ज़रूरी था कि ओपेक को कल को जब जैसे ही ये खुलती है अपना हॉर्मुज़, जो प्राइसेस नीचे आ रही हैं वो प्रोडक्शन कंट्रोल करके उनको किसी एक जगह स्टेबल करने की कोशिश ना करे। एक प्लेयर ज़रूर ऐसा साथ होना चाहिए जो ओपेक की जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेशंस के से निकल कर ऑयल सप्लाई करे, क्योंकि दुबई यूएई बहुत अरसे से ये चाहता था कि वो 3 मिलियन बैरल पर डे से 5 मिलियन बैरल पर डे पे अपनी प्रोडक्शन लेके जाए, लेकिन ओपेक की जिसे कह लें सऊदी अरब की या दीगर जो ओपेक के ममालिक हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, वो चाहता था, इसलिए वो निकल गया है। ये एक और चीज़ है। लेकिन एवियन साहब, जो इस वक्त ये जो बात हम कर रहे थे, क्या वो आयरन डोम जो इसराइल को नहीं बचा सका, हमने देखा कि ईरानी मिसाइल्स जो हैं उसने हिट किया इसराइली इलाकों को भी, क्या वो यूएई को हेल्प दे पाएगा? और ये जो नेक्सस बन रहा है अब, जिसके बारे में डिबेट की जा रही है, बात की जा रही है कि दुबई, भारत और इसराइल, ये ट्राइका जो डेवलप हो रही है, आप जानते हैं यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी अब ये सुनने में आ रहा है कि भारत जो है उसकी तरफ से मूवमेंट, फौजी मिलिट्री मूवमेंट हो रही है और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसके साथ फौज जो है वो पहुँचाई जा रही है, आर्टिलरी पहुँचाई जा रही है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये क्या कुक हो रहा है? ये बिल्कुल जी, ये अगरचे एक अफसोसनाक बात है कि जिसमें एक ऐसा मुल्क वो जिसको बनाने में और जहाँ मैं अगर ये कहूँ कि उसकी जिस जगह पे वो ये मुल्क पहुंचा है अपनी तरक्की के, उसमें हमारे लोगों का खून पसीना शामिल है। तो वो मुल्क अब हमारे खिलाफ जो है वो पहले तो दरपर्दा सालों से वो वहाँ असल और अब खुल के जो है ये काम हो रहा है। असल में हुआ ये कि हमने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे यूएई में जो शुरू के उनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे 80s में या 90s तक, जो स्पेस हमारे पास थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमने लूज कर दी और वो स्पेस जो है वो सारी भारत ने ऑक्युपाई कर ली। भारत ने उनकी इकोनॉमी में, उनके जो है ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, हर जगह और उनके घरों तक उनकी रसाई है, एक्सेस है, और हम बतदरीज जो है वहाँ से बिल्कुल रिसीड कर गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब यूएई जो है वो उनके साथ हमारा अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है। जब से सीपैक और ग्वादर जो एक्चुअली बात हुई, मतलब पहले तो ये था ना कि जी कराची वर्सेस दुबई था, तो वो तो हमने खुद उनके साथ मिलके, हमारे नाकबंदिश लोगों ने मिलके हमने खुद कराची को तबाह किया और कराची के जो है ना डेड बॉडी पे वो दुबई पोर्ट बनाई। अब हमने उसके बाद जो है जब ग्वादर और सीपैक को हमने कर रहे हैं, तो वो जो है उसका जो है अब वो भारत जो है वो उनके साथ वहाँ मिल गया। और वो इवन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इवन बलूचिस्तान में बीएलए को, अफगानिस्तान में सपोर्ट हमारे खिलाफ, ये सारी चीजें आपको ढकी छुपी बात नहीं है। जी, और अब तो बहुत सारे मुबसरीन ये कह रहे हैं कि यूएई जो है वो इकोनॉमिक तौर पे वो इट इज यू नो प्रॉक्सी ऑफ इजराइल। जी जी, उनके आपस में तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज करते हैं, और जहां पे ये ट्राइका इकट्ठा होगा, आप समझे जहां भारत और इजराइल इकट्ठे होते हैं और उसके साथ कोई और उनका खलीफ मिल जाए,
तो वो पाकिस्तान उनका एक बड़ा फिक्री सा टारगेट बनता है जी। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त जो भारत इस पोजीशन में है कि वो इस जो शिकस्त फाश के बाद भी, अगरचे कि वो जख्म खुर्दा होगा, तकलीफ उसको है, लेकिन आपको लगता है कि वो किसी इस किस्म के एडवेंचर में आ सकता है? इलेक्शन उनके भी सर पे है, मोदी साहब के। वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मोदी जो है ये इलेक्शनों के चक्कर में, ये चुनाव के चक्कर में, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक जो फौजी थे वो ज़ख्मी था या वो मर चुका था, इंडियन फौजी उसको ले जा रहे हैं और ले जाते वक्त वो जो है वो मोदी हुकूमत को एक्चुअली एब्यूजिव लैंग्वेज के अंदर वो कह रहे हैं कि इनके चुनाव के चक्कर में हम सिपाही मारे जाते हैं और हमारी बर्बादी होती है। तो आपको लगता है इंडिया इस पोजीशन में है कि वो कोई एडवेंचर करेगा? देखें, जब तक हमारे कोर इश्यूज जो 3 हैं, कश्मीर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अब जो यूनिलैटरल वो सिंध तास मुआहदे से निकले हैं, जब तक ये मसाइल मौजूद रहेंगे जंग का इम्कान तो रहता है। और उसके ऊपर जो है ना मजीद आप इसको वो कर लें, अगर एक चौथी चीज के उनके अंदर हालिया जो शिकस्त हुई पिछले साल, उसका इंतकाम का जज्बा जो है वो उसके ऊपर एक और उसमें एनर्जी उनको देता है। ये चीजें तो गिवन है, लेकिन क्या वो फौरी तौर पे ऐसा करें? तो अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी समझ हो तो वो उनको अब भी हालात उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि जिन अजम्पशन के बेस पे उन्होंने पिछला जो है ऑपरेशन संदूर किया था वो सारी उस वक्त भी गलत साबित हुई। और इफ एट ऑल मौजूदा हालात में जो हमारी अलाइनमेंट्स हैं और जिस तरीके से हमारे लिए एक दुनिया भर में सपोर्ट मौजूद है, वो इस तरह का कोई काम करना उनके लिए मेरे ख्याल में एक हमाकत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है राना साहब, ये जो बात हम भारत की कर रहे थे, ये नेक्सस है इसराइल, भारत और यूएई का डेवलप हो रहा है नया नेक्सस। हमारे लिए तो आपको पता है मशरक मगरब दोनों सरहदों पे मसाइल हैं। इसराइल जो है वो यूएई के साथ मिलकर, और चूंकि इंडिया को तो हम पर इस वक्त वो है ना गुस्सा भी है, उसको तकलीफ भी बहुत शदीद है, शिकस्त फाश हुई थी उसको 10 मई को। अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको लगता है कि इंडिया किसी एडवेंचर में जा सकता है? के साथ जो पाकिस्तान ने कर दी है उसके बाद अब इंडियन जो गवर्नमेंट है और खास करके नरेंद्र मोदी जो है उसके पास एक ही हल है कि वो एक जंग दोबारा करे और कोई फेस सेविंग ऐसी उसे मिले जिसमें वो अपनी आवाम को शक्ल दिखा सके। क्योंकि अब तो इंडियन मीडिया भी इस बात का एतराफ करने लग गया है कि पाकिस्तान के हाथों मोदी ने इंडिया को जलील और रुस्वा कराया है। फिर उसके बाद अब अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें और इंटरनेशनल वो देखें तो उसमें पाकिस्तान छाया हुआ है, जबकि इंडिया जो है उसका कहीं दूर दूर निशान नहीं है। और ऐसा लगता है कि इंडिया एक कोई गैर अहम सा मुल्क है खित्ते का, और पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे अहम तरीन मुल्क जी। अब वो जो उनका ख्वाब था कि हम तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बनने जा रहे हैं और हम दुनिया के चौधरी होंगे इस खित्ते के रीजन के, वो तो ख्वाब खत्म हो गया। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इक्तिसादी तौर पे हमसे बहुत मजबूत है और वो जंग शुरू कर सकता है। हमें अब ये देखना चाहिए कि हमारा फोकस जो है हमारी अपनी सरहदें होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग टली है या ठंडी हुई है, आप देखें बलूचिस्तान में भी काम शुरू हो गया है, केपी में भी शुरू हो गया है। ये इस बात की अलामत है कि वो जो भी अलासिर हैं वो वेट कर रहे थे कि यहाँ मामला जरा सा सेटल डाउन हो तो हम इस तरफ आए। सो पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुतात होने की जरूरत। हमें इंडिया को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि जी खैर ये देख लेंगे, हमें हर चीज के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए और इंडिया ये कर सकता है। आप ये देखें कि यूएई को जरा नौशाद साहब मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। यूएई का पता चला कि वहां पे इसराइल ने आयरन डोम वहां पे भी जो जैसे इसराइल में वैसे वहां उधर भी है, तो उसको चलाने, उसको मैकेनिज्म को लेके चलने के लिए यहूदी इसराइली बैठे होंगे ना। हाँ जी, जिसका मतलब है कि वो ग्वादर से आधे घंटे के फासले पे है इसराइल। आप अगर टेक्निकली समझे आप,
ग्वादर से आधे घंटे के फासले पे हम भी वहां पर जो बैठे हैं सऊदी अरब में, वो जो जिस उस पे अड्डे पे बैठे हैं जाकर, वो जो जगह है वो भी इतने ही फासले पे है वैसे इसराइल से। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हम वो इसराइल की रेंज में भी है, वो यूए के सरजमीन से कर सकता है, इधर से इंडिया जो है वो कर सकता है, और वो दोनों ही जख्म खुर्दा खारिश ज़्यादा जानवर की तरह हैं जिनको मार पड़ी हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने किसको काटना है, वो इंडिया हो या इसराइल हो, और दोनों तरफ से हमें मोहतात होने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि यूएई से भी हालात ताल्लुकात बेहतर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी की एक होनी चाहिए कि हम उसके साथ अगर बहुत मोहब्बत में ना जाए तो इस तरफ भी ना जाए कि वहां से इसराइल हमारे लिए कुछ कर सके। ठीक है। अब फानी साहब, हमारी तो अफवाज पाकिस्तान भी तैयार हैं, हम जवाब भी दे चुके हैं, आइंदा भी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बात है, हम तो अमन की कोशिश कर रहे हैं, हमारा तो यूएई से प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ये तो पैसे उन्होंने मांगे, उनको लगता है कि उनको चाहिए, चाहे ज़रूरत के थे या उसकी कोई पॉलिटिकल रीजन थी, ये अपनी जगह। एक सवाल का जवाब तो ये भी इसका ज़रूर दीजिएगा जो राणा साहब ने पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान को हालात, हमारी तरफ से तो मेरे ख्याल में हालात कोई, हमने तो उनको यूएई को कुछ नहीं कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ठीक है उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी उन्होंने हमें दिए थे वक्त पे, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम काम आए, हमने कुछ नहीं किया। ये तो अपनी उनकी एफिलिएशंस हैं जो इसराइल से हैं और भारत से हैं कि यूएई को भी अपनी जो प्रॉब्लम है ग्वादर से है या किसी और जगह से है तो वो उसके चक्कर में करेगा। ये इसका जवाब देने के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो है, देखिए ईरान मुज़ाकरात के अंदर, लबनान इस वक्त इसराइल ने संभाला हुआ है, ईरान अमेरिका ने संभाला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के मामले के अंदर असल जो प्रॉब्लम है वो इसराइल है। आपको लगता है कि इसराइल चूंकि इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ अमेरिका कोई चीज डील कर लेगा तो वो मामला देरपा होगा आने वाले वक्त के अंदर? देखिए, पहले मैं आप सवाल के आपके पहले हिस्से की तरफ आता हूँ। देखिए, इस वक्त जो यूएई है, उधर से ग्रीक्स, बहरीन, इंडिया, मोरक्को, इनको आप अब्राहमिक कोलेशन कह सकते हैं और इनको आप एक्सिस ऑफ सेसेशनिस्ट कह सकते हैं। ये वो ममालिक हैं कि जिन्होंने आइडियोलॉजिकल, इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है कि हमने जहाँ जहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, हमने उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करना है। के अंदर हो ये मुल्क आपको इकट्ठे नजर आएंगे, अगर आप सोमालिया में आ जाएं, लीबिया में आ जाएं, सूडान में आ जाएं, हर जगह पे इन ममालिक जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो रहे हैं। वो किसी भी तरह की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले या पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर चलने वाले ममालिक हैं, ये उनके खिलाफ एक मज़ाहमतकारी का एक समझ के ग्रुप है। दूसरी तरफ जो ग्रुप मशरिक वस्ता के अंदर री अलाइन हो चुका है, उसको आप इस्लामिक कोलिशन का नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी और कतर उसको फाइनेंस करेंगे और पाकिस्तान है। अब ये एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि पोस्ट वॉर डेवलप होगा। आपने देखा होगा कि जब अराक्ची साहब पाकिस्तान से रशिया गए थे तो उन्होंने 3 ममालिक का, यहाँ से ओमान जाते हैं, ओमान से फिर रशिया जाते हैं, और इस दौरान में उन्होंने सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की, इनके सरबराहान और वज़ीर ख़ारिजा से भी बात की। तो मतलब जो वाशिंगटन के अंदर प्रपोजल भेजा गया था, वो प्रपोजल इन इलाकाई ताकतों के कॉन्सेंट से भेजा गया था। और ईरान जो है वो इस वक्त जंग की सूरत हाल में ये फैसले नहीं कर रहा, बियॉन्ड द वॉर, जंग के बाद की सूरत के हवाले से वो आने वाले वक्त के जो मिडल ईस्ट है, जो पर्शियन गल्फ का इलाका है, वो उसको देख रहा है। और यूएई ने अपनी जो इर्तिकाज है उसके मफादात का, वो अब मुंसलिक है इजराइल के साथ आने वाले वक्तों के अंदर, और उनकी इकोनॉमी और उनकी जो इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस है, जो इजराइल के इस खित्ते के अंदर एम्बिशंस हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, वही उसी तरह की जो एम्बिशंस हैं वो यूएई की हैं। अब तक छुपी हुई थी, अब जरा आके खुल के हमारे सामने आ गई, जब सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर उनके वो असद के ऊपर अटैक कर दिया था। अच्छा, अब आपके सवाल के दूसरे हैं, अगर आप मुझे जरा दोबारा जी, मैंने कहा था कि सवाल ये था कि देखें, लबनान को इसराइल ने संभाला हुआ है, ईरान को अमेरिका ने, एक तरह से ये इक्वेशन बनी हुई है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है खित्ते में वो इसराइल की है ईरान के साथ। अब अगर इसराइल जो है उन तमाम मामलात में शामिल नहीं होता जो अमेरिका पैक्ट करेगा या अमेरिका ईरान से बात करेगा, आपको लगता है कि वो देरपा साबित हो सकती है? देखिए, सूरत हाल ना यह बहुत पेचीदा है। एक तरफ लेबनान गवर्नमेंट है और एक तरफ
एक तरफ लेबनान की मिलिट्री है जो हुकूमत के साथ मिलकर वाशिंगटन के अंदर आपको इजराइल के साथ मुज़ाकरात करती हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो कि ज्यादा पावरफुल है गवर्नमेंट से भी और की मिलिट्री से भी। जी, आप हिजबुल्लाह को निकाल के वाशिंगटन में इजराइल के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो लेबनान की मिलिट्री के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुस्तकबल के अंदर वो इजराइल को चैलेंज कर सकें और उनके लिए डेटरेंस क्रिएट कर सकें। ये यहाँ पे हिजबुल्लाह है जो अल्टीमेटली इजराइल के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, एंड हिजबुल्लाह इज द मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द लेबनान मिलिट्री। अच्छा, जब आप हिजबुल्लाह को मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो आप 40% जो वहाँ की शिया कम्युनिटी है हिजबुल्लाह के अंदर, आप उनको साइड लाइन कर रहे हैं, और जब इतनी बड़ी कम्युनिटी आपकी साइड लाइन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको स्टेट के अंदर देखिए। हिजबुल्लाह को आप एक मिलिशिया मत समझें। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं जो ये कहते हैं कि वो एक मिलिशिया है, वो वहां की पॉलिटिकल रियलिटी है। 1982 से ऑनवर्ड हिजबुल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो जंगजुआना एक्टिविटीज के साथ साथ उसने शुरू की और फिर वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया, और इस वक्त 41% जो सीट्स हैं लेबनान की पार्लियामेंट के अंदर वो हिजबुल्लाह के पास हैं। तो उनकी मौजूदगी के बगैर किस तरीके से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं और अमल ला सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको इजराइल नजर आता है कि जो अगर हिजबुल्लाह के साथ नहीं बैठेगा तो किस तरीके से अगेन वो अमन कायम होगा। तो बात यह है कि क्या आपको आलमी बिल्कुल वो सूरत हाल है 2006 के अंदर हमास के साथ, हमास इलेक्शन जीत चुका था लेकिन अल फतह जो थी उसको मगरबी ताकतों ने पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम करते हुए पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट उसको सौंप दी, क्योंकि वो इजराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर राजी हो चुका था, लेकिन हमास राजी नहीं हुई। और आप देखते हैं कि 2006 से लेके आज तक हमास का जो फिनोमिना है वो सबसे बड़ा इशू रहा, रुकावट रहा कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान में कोई भी जो मुज़ाकरात के मामलात हैं वो कामयाब हो सके। इसको कंक्लूड कर दीजिए, इस बात को कंक्लूड कर दीजिए कि ईरान जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर ईरान और अमेरिका का कोई मुआहिदा होता है, इसराइल तो होने नहीं देना चाहता ना, तो अगर होने नहीं देना चाहता और खित्ते की रियलिटी तो इसराइल है ईरान के लिए, तो वो इस मामले को जो ये मुआहिदा होगा क्या वो देर पा हो सकता है अगर इसराइल उसमें शामिल नहीं है तो? जी जी, के जितने भी इस वक्त कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ या ओस्लो अकॉर्ड हुआ तो उसके बाद उसकी जो एक्सपेंशन है इजराइल ने बढ़ाई है, कम नहीं की है। तो जब तक इजराइल का वेरिएबल बीच में है देर पा अमन नहीं हो सकता। ठीक है एवियन साहब, यही सवाल आपसे है। ये जो इसराइल है ये अब एक मशरक़ वस्ता में एक जिसे कह लें कि एक खूंटे की तरह है जो एक्चुअली कायम ही इस मकसद के लिए किया गया था। जब तक इसराइल जो है वो बाज नहीं आता, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, आपको लगता है कि सिर्फ यूएस ईरान एग्रीमेंट से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं? नहीं, देखें बात यह है कि अब मौजूदा सूरत हाल में, वैसे तो मैं बहुत अरसे से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये तो जंग इसराइल और ईरान की थी। हाँ जी, लेकिन फिर इसे गोद अमेरिका ने ले लिया, और वो अमेरिका ने गोद लेने के बाद इसराइल को एक सेफ रास्ता दे दिया कि वो साइड पे हो जाए और वो ये जंग को लड़ेगा, क्योंकि इसराइल इतनी लंबी जंग लड़ नहीं सकता था और ना इस पैमाने पे लड़ सकता था। तो इनडायरेक्टली ये जंग अमेरिका इसराइल की ही लड़ रहा है। और ये भी तय है कि अगर अब अमेरिका पीछे जाएगा तो इसका मतलब यही है कि इसराइल जो है वो पीछे चला गया और उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका ख्याल है कि मुआहिदा होगा तो अल्टीमेटली इसराइल अबाइड बाय करेगा उस एग्रीमेंट को। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते जब हाजिर होंगे तो नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने आएंगे। इस वक्त की जो सिचुएशन हमारे सामने है, फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों आसाबी जंग लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, दुनिया की कोशिश है कि ये जो मामला है ये मुज़ाकरात के ज़रिए सफारती तरीके से जल्द अज जल्द हल हो जाए। हम भी सब दुआगो हैं कि ये मामला जो है वो सफारती तरीके से हल हो जाए और जल्द अज जल्द हल हो। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।